सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज के जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप सभी को आज मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश टीईटी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसके बारे में यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा। उससे रिलेटेड हमारा एक जो टॉपिक था प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है ना, पर्यावरणीय अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडीज़, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनको आंसर आप लोग जरूर से ज़रूर दीजिएगा, हर एक बच्चा एकदम राइट आंसर देगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 121 नंबर। क्या दिया गया है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है या कहते हैं वह है, ठीक है ना, बंगाल का आतंक के भी नाम से जानते हैं, तो वह कौन सा खरपतवार है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से जलकुंभी, कांग्रेस घास, लैटाना कैमारा या दूब घास। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। देखिए क्या होता है, जलकुंभी एक प्रकार के पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेज से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। ये बहुत तेजी के साथ फैलता है। अगर कहीं तालाब वगैरह में आप लोगों ने देखा हो जलकुंभी, ठीक है, बहुत तेजी के साथ फैल जाता है। और ये इस प्रकार से फैलता है कि अगर आप सामने ना देख पाएँ कि तालाब है या नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा रात में कि हाँ ये तालाब नहीं है, बिल्कुल ये एक जमीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर हरी हरी घास है। तो अगर आप उसमें जाते हैं तो नीचे कूद जाएंगे पानी में। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, जलकुंभी। अब यहीं पर बात करते हैं कि यह पौधा रुके हुए जल से सर्वाधिक वृद्धि करता है। बहुत तेजी के साथ जो जल के साथ ऑक्सीजन खींच लेता है और परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। मतलब इसके अंदर अगर जलकुंभी हो जाएगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये पानी से पूरा ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, जिससे अगर जलकुंभी तालाबों में हो जाती है तो उस तालाब की जितनी भी मछलियां होती वो मर जाती हैं, ठीक है, मछलियां मर जाती हैं। और जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। सबसे पहले मतलब बंगाल वालों ने ही इसको लाया था, इसके खूबसूरत फूल और पत्तियों के कारण इसको लाया था। और भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इनमें यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, या इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जल्दी से बताएंगे सभी साथी भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी हमारे भाई जा रहे हैं, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि जो विषाणु को जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है, ठीक है, अजैविक और जैविक के बीच में। बात करते हैं कि विषाणु के अजैविक लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जाता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। ये हो जाएगा विषाणुओं का अजैविक। बात करते हैं विषाणुओं के जैविक लक्षण के बारे में, यानी वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं। यह सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही 2 प्रमुख पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। ये हो गई इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या इथाइलिन। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी को पता है भाई, सभी को पता है कि फलों को, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह क्या होता है, इथाइलिन होता है। इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, यानी इथाइलिन गैस अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है और इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है, ठीक है, क्या होता है, इथाइलिन। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन एंटोस्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है जल्दी से बता देंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्लस्ट्रीडियम हो जाएगा, राइजोवियम हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा या विनियो हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। 125 नंबर दिया गया, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या 2 डीएनए? तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर 2 जो है, ठीक है ना, 2 को हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 2 को हम यहाँ पर कर लेंगे जेड, ठीक है ना, जेड डीएनए ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जेड डीएनए कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी डीएनए के साइड, बी डीएनए के साइड। डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, बी डीएनए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसे अब बी डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। जिस संरचना का प्रस्तुत किया था अब उसे क्या कहते हैं, बी डीएनए के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। और बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्यतः रूप से पाया जाता है, ये भी एक कॉमन फैक्ट हो गया इसमें से, जो कि आपको आसानी से याद करने में सहायता होगा, ठीक है। चलिए भाई, और हाँ, इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे जाएगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हो हाई-फाई स्टडी 94। यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना, डायरेक्टली सर्च करना है हाई-फाई स्टडी 94, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन यात्रा थी। यार सभी को पता है, सन 1853 में, बिल्कुल, देखिए सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन थी। इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन किसके बीच हुई थी, ठीक है ना। कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच, बंबई से पुणे के बीच, ये कलकत्ता से दमदम के बीच। जल्दी से बता देंगे। इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन किसके बीच? कलकत्ता से अलीपुर, बंबई से थाड़े, बंबई से पुणे, बंबई या कलकत्ता से दमदम के बीच। तो भाई सभी को पता है यार, सभी को पता है, ठीक है ना, सभी को पता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? बंबई से थाड़े के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन बॉम्बे टू थाड़े, ठीक है ना, इसके बीच चली थी। अब यहीं पर बात करते हैं कि जो भारत की पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल को चली थी। कब चली थी? याद कर लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाड़े के बीच चली थी। और इसकी दूरी की अगर बात करते हैं तो 34 किलोमीटर थी, 34 किलोमीटर थी। याद कर लीजिएगा आप लोग, कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इतने कवर किया था, ठीक है। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। 27 नंबर की एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, वेरी गुड। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है दोस्तों, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहाँ पर प्रस्तुत होता है या कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो दोस्तों आयोजित किया जाता है कहाँ पर? सोनपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड का साइड चला जाएगा, सोनपुर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला वो सोनपुर में आयोजित होता है। और सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? बिहार के सोनपुर में हर हाल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है, ठीक है ना, मतलब इस टाइम हो सकता है चल रहा हो, हाँ चल रहा होगा, ठीक है ना, सोनपुर बिहार में, ठीक है। हर कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर दिसंबर में लगता है। और यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। हाथी, ठीक है ना, हाथी इस बाजार के मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। एक से एक हाथी आता है इसमें, ठीक है। चलिए भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 128 नंबर की राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी।
राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी? जल्दी से बता दीजिएगा। 1961 में, 1971 में, 1951 में या 1981 में? तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। राष्ट्रीय एकता परिषद जैसे एनआईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, एनआईसी याद कर लीजिएगा आप लोग, एनआईसी के नाम से जानते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एनआईसी, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद। तो बिल्कुल सही है। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं 1961, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। देखिए एनआईसी की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, यानी अनेकता में एकता इसे कहते हैं, ठीक है, अनेकता में एकता सिद्धांत केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा के लिए यह निर्णय के साथ हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्यों तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? एनआईसी में, ठीक है ना, एनआईसी में। और इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसका प्रमुख कारण होता है, इसका सांप्रदायिकता होती है कि मतलब जातिवाद और क्षेत्रवाद समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है, ठीक है ना, एनआईसी। बिल्कुल। अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? किन अनुच्छेदों में मिलता है? आर्टिकल 14, 18, आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 25, 28 या आर्टिकल 19, 22? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। बिल्कुल जल्दी से बता देंगे, जल्दी से सभी साथी बता देंगे। बिल्कुल जल्दी से बता देंगे कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी और मेंशन? जल्दी से बता देंगे सभी साथी, फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे। बिल्कुल भाई, जितने भी साथी यहां पर हमारे आंसर दे रहे हैं, 14 to 18 ऑप्शन नंबर आर्टिकल 14 to 18, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी और मेंशन, यानी कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 14 से 18 के मिलता है, ठीक है ना, 14 से 18। सभी को पता है 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। संविधान के तीसरे भाग में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। 6 में आपको बता देना, समानता का अधिकार होता है जिसे समता का अधिकार भी कहते हैं, ये 14 से 18 के बीच होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 के बीच में दिया गया है, ये अनुच्छेद 19 से 22। थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हो जाएगा वो 23 से 24 के बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो 25 से 28 होता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ के साइड चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 और 30 में आता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है वो अनुच्छेद 32 में आता है, 32 में आता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर फटाफट से कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके साथ साथ आपको इसके कुछ जो बेसिक जानकारी होती है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? बिल्कुल विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से बता देंगे सभी साथी, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चाइना में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जिसे कहते हैं, या फिर भारत में? जल्दी से बता देंगे सभी साथी। बिल्कुल देखिए, यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लचीला है। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ के साइड चला जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके कहते हैं। उत्तराखंड मत समझ लेना, यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा लचीला है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा लचीला है। यानी कि इसमें क्या होता है कि भारत का जो संविधान है, या देखिए भारत का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा कठोर तथा लचीला दोनों होते हैं। भारत के संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे देखते हैं हम यहाँ पर। एक मिनट चलिए भाई अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। रूरल यानी ग्रामीण एरिया, रेखीय, नगरीय, या फिर अपखंडित? जल्दी से बता देंगे भाई। पूर्वा जो है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल है, सभी को पता है। उस पूर्वा में गांव के पीछे पूर्वा लगा देते हैं, ठीक है ना, इस तरह। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, पूर्वा जो है वो ग्रामीण से संबंधित है। आगे बात करते हैं 132 नंबर की, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। यूराल, या फिर एप्लेशियन, या किलिमंजारो, या अरावली?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं अप्लेशियन, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये एक प्रकार का पर्वत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि तंजानिया में स्थित है, ठीक है ना। तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना। और बात करते हैं यहाँ पर कि किलिमंजारो जो पर्वत है दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और इसी के साथ ही विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है। इसका आधार याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका आधार लगभग 5882 मीटर है, ठीक है ना। 5882 मीटर है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो दिया गया है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है गोवा में, मुंबई तट पर, गोवा तट पर, या गंगा डेल्टा पर, या कच्छ तट पर। जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, सभी साथी बता देंगे। तो देखिए जो एलिफेंट यानी एलिफेंटा द्वीप जो स्थित है वो लोकेटेड है, स्थित है, अवस्थित है, वो कहां पर है, तो वो दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा, मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई तट पर है स्थित एलिफेंटा महाद्वीप, मुंबई तट पर स्थित है या अवस्थित है। और यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है जिसमें गुफा मंदिर हैं, एलिफेंटा गुफा हैं, जिससे चट्टानों से उकेरा गया है, जिससे क्या किया गया है, चट्टानों से उकेरा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज 15, 150, 200 या 50, 15। जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, जल्दी से सभी साथी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। कितने सेंटीमीटर होती है मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो देखिए यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 70 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, थर्ड के साइड चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय, ठीक है, वन सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और इस प्रकार के वनों को शुष्क वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा 6 से 8 सप्ताह के लिए गर्मियों के मौसम में क्या होता है, पत्तियां ये अपनी गिरा देते हैं। इसमें सबसे प्रमुख आ जाता है आपका सहतूत भी आ जाता है, ठीक है ना। इसमें सहतूत भी आ जाते हैं और साल के वन भी आ जाते हैं, सागौन भी आ जाते हैं, आबनूस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत, अर्जुन के भी पेड़ आ जाते हैं इसी के अंदर, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना। तो इनके जो पत्तियां होती हैं वो 6 से 7 मतलब क्या बोलते हैं कि 6 से 8 सप्ताह के लिए ये अपनी क्या करते हैं, पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं, ठीक है। मतलब 1 से 2 मंथ के लिए ये अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। ओके, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं कि कार्बी एग्लोंग पठार विस्तार है। कार्बी एग्लोंग पठार विस्तार है, जल्दी से बता देंगे, हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का, या प्रायद्वीपीय पठार का। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। देखिए कार्बी एग्लोंग जो पठार है वो भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित है, ठीक है ना, भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। और कहाँ पर ये काहे का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। बात करते हैं कि यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। और पठार की औसत ऊंचाई याद कर लीजिएगा, इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 300 से 400 मीटर है, 300 से 400 मीटर तक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है 136 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, या पंचायती राज संस्थाओं में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग याद करके और अच्छे से सोच समझ के थोड़ा सा आंसर दीजिएगा आप लोग इसका, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जल्दी से भाई देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें वह संख्या शामिल होती है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए भाई
आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है 137 नंबर दिया गया कि किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट वन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ। कितनी एज होनी चाहिए, 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहां पर बात करते हैं हम लोग कि यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 35 हो जाएगा, 35। ठीक है। और संविधान ने राज्यपाल के लिए नियुक्त करने के लिए व्यक्ति को 2 अहर्ताएं निर्धारित की हैं। वे कौन कौन सी 2 अहर्ताएं, 2 मतलब 2 अहर्ताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी। एक तो आपके फर्स्ट हो जाएगा कि मतलब 35 वर्ष आयु पूर्ण हो चुका हो, मतलब 35 वर्ष का होना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नागरिकता कहीं और देश का लिया हुआ है, रह भारत में रहा है तो उसे राज्यपाल की नियुक्त नहीं किया जाएगा। पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात वो 35 वर्ष का होना चाहिए। सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर तो भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है कि सूची ए को बी से मिलान करजिए। ये सिंपल सा है यार, इसको तो ज़्यादा देखते हुए नहीं कहते हम लोग, तो इसका तो बेसिकली आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जो भारत का संविधान है, ठीक है ना, भारत जो संविधान है वो किसका मिलान होगा, वो होगा किससे मिलान होगा, वो किससे मिलान होगा भाई, वो क्या होगा, भारतीय संघ किससे मिलान होगा। जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले का हो जाएगा। यहाँ पर पहले का क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सभी को पता है यार। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोड क्रूट। आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो भारतीय संघ है वो किससे मिलान होना चाहिए, प्रधानमंत्री से होना चाहिए। बात करते हैं राज्य, राज्य किससे संबंधित होते हैं, तो राज्य ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल से संबंधित होना चाहिए। नगर निगम किससे संबंधित, नगर निगम में क्या होते हैं, मेयर बनते हैं, मेयर होते हैं ना। और ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, सरपंच होते हैं, यानी बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। ओ सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड दिख गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेनी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। जम्मू और कश्मीर 1956 में, 1959 में, बिहार 1958 में, केरल 1959 में या मध्य प्रदेश 1957 में। तो साथियों सभी को पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल 139 नंबर भाई, 139 नंबर भाई, फटाफट अंदाज में बता दीजिएगा। अनुच्छेद 556। तो भाइयों यहाँ पर अनुच्छेद 556 जो है वो का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, यानी व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। आर्टिकल 356 वाज यूज फर्स्ट, यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 वाज यूज फर्स्ट, कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों केरल में, केरल 1959 में, केरल 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड सभी को पता है। और अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। ठीक है। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 140 नंबर दिया गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। हाउस टैक्स यानी गृह कर जिसे कहते हैं, चुंगी कर, टोल टैक्स जिसे कहते हैं, मनोरंजन कर यानी या फिर जिसे एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं, या उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। जल्दी से बता देंगे सभी साथी क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड के साइड चला जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि दिया गया यहाँ पर 141 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। जी हाँ साथियों, रेडियर पाया जाता है। सभी साथी जल्दी से बता देंगे कि रेडियर पाया जाता है मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या फिर टैगा में।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से रेडियर पाया जाता है, निम्नलिखित में से रेडियर पाया जाता है भाई, सभी साथी बता देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेडियर और फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियर जो होते हैं टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। और रेडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेडियर की खाल पहनते हैं और तथा भोजन के रूप में रेडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 142 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, डाउन्स, पंपास या प्रियरीय। जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई फटाफट अंदाज में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपास हो जाएगा। ठीक है ना, कंपास हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या होते हैं कि पूर्वी अफ्रीका जो है वहाँ पर सवाना घास पाई जाती है। याद कर लीजिएगा आप लोग, पूर्वी अफ्रीका में क्या पाई जाती है, सवाना घास पाई जाती है। और ब्राज़ील में कंपास पाई जाती है। ब्राज़ील में क्या पाई जाती है, कंपास पाई जाती है, कंपास पाई जाती है। और वेनेजुएला में लानोस घास पाई जाती है। बात करते हैं शीतोष्ण घास प्रदेश के या घास स्थल की, तो पंपास जो पाई जाती है, या आप लोग 3rd नंबर देख रहे हैं ना, पंपास जो पाई जाती है वो अर्जेंटीना में पाई जाती है। और जो प्रियरी घास होती है इसमें नहीं दिया गया, प्रियरीज यही हो सकता है, यही हो। ठीक है ना, प्रियरी। और ये जो घास पाई जाती है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। वेल्ड जो होती है वो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। और स्टेपी जो होती है ये एक प्रकार की घास है जो कि आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है। और डाउन्स जो आपकी 1st नंबर है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में घास पाई जाती है। याद कर लीजिएगा आप लोग, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो देखिए जल्दी से बता देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। According to population size, the largest continent is, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, जिसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1st नंबर हो जाएगा, एशिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, एशिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि दिया गया है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में। तो साथियों यहाँ पर मतलब कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जो थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, वो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा क्योंकि 2 जगह करती है ये निवास। और यहाँ पर हमें ऑप्शन जो देना था वो मतलब एक चेंज करके देना था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दोनों दे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका उसमें भी गया था, कोर्ट में भी गया था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो A एंड B दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी, मतलब तराई क्षेत्र उत्तराखंड की साइड ही चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा A व B दोनों हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी फटाफट अंदाज में बता देंगे भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ जो है भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र भी है और इसका मुख्यतः रेल का उत्पादन करता है, तथा मुख्यतः क्या करता है, रेल का उत्पादन करता है। और इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की स्थापना या सोवियत संघ की सहायता से कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। किसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस
ठीक है ना, उसकी सहायता से हुई थी। आगे प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 146 नंबर के, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटिन, लीच, यूप्लेक्टेला या फिर इक्नस, या फिर इक्नस। जल्दी से बता देंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? जल्दी से बता देंगे सभी साथी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूप्लेक्टेला, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसे वीनस के फूलों की टोकरी भी कहते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि दिया गया है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, वसा अम्ल है, अमीनो अम्ल है, विटामिन है या ग्लूकोज है? जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, फटाफट अंदाज में बता देंगे सभी साथी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? अमीनो अम्ल फर्स्ट के साइड चला जाएगा। अमीनो अम्ल फर्स्ट के साइड चला जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में कि अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की एक इकाई होती है और अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। और एमिनो एसिटिक अम्ल, इसका जो सूत्र है क्या कहते हैं इसको? एमिनो एसिटिक अम्ल यानी कि CH2 और NH2 और COOH, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। सबसे सरल एमिनो अम्ल है, ठीक है ना, सबसे सरल एमिनो यही अम्ल होता है। और इस अम्ल को ग्लाइसिन भी कहते हैं। इस अम्ल को क्या कहते हैं साथियों? ग्लाइसिन भी कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएं, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या तारकाएं? तारकाएं। फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे। बिल्कुल भी आपको बहुत जबरदस्त। और 2 दिन बाद आपकी, 2 से 3 दिन बाद आपकी टेट की मैथ की क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से विद ट्रिक भी पढ़ाई जाएगी। बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। जो भी आपको समझ में आता है वो आप लोग फॉलो करिएगा। अगर ट्रिक समझ में आती है तो ट्रिक फॉलो करिएगा। बेसिक से समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा। चलिए भाई फटाफट अंदाज में बता दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारकाय हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, तारकाय। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि यहाँ पर 149 नंबर दिया गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय या यकृत? सभी को पता है यार, सभी को पता है कौन सी ग्रंथि है? यकृत की ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत ही होती है। पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य भी होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे प्रश्न की बात करते हैं जो कि 50 नंबर दिया गया, आंसर आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। स्टेट बर्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोर, गौरैया, तोता या सारस क्रेन? जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, सभी साथी बता देंगे जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारस क्रेन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राजकीय पशु जो हो जाता है वो बारहसिंगा हो जाता है। राजकीय पक्षी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया सारस क्रेन, क्रेन कहते हैं इसको। और राजकीय वृक्ष जो होता है वो अशोक होता है। राजकीय पुष्प जो होता है वो पलाश का होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं अगर गौरैया की, तो गौरैया क्या है? वो दिल्ली का राजकीय पक्षी है। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, याद कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन से आपके दोस्तों ढेरों क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे गौरैया आपको पता नहीं रहा होगा, गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है, तो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओ नो, चलिए भाई दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब 30 क्वेश्चन आपके थे। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो भाई पसंद आती है तो वीडियो को, तो आपको पता ही क्या करना होता है, वीडियो को लाइक शेयर करना होता है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप इसको 2 से 3 दिन में आपकी मैथ की क्लास चालू हो जाएगी, टेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि टेट के जो फॉर्म आने वाले हैं वो डेट आने वाली है दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी में, ठीक है। उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा। और ठीक है ना, तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेना खुश हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।